अगर आपका दिल कमज़ोर है तो यह खबर आपके लिए भारी पड़ सकती है। आज हम जिस कड़वी सच्चाई को उजागर करने जा रहे हैं वह किसी भी सच्चे निवेशक और देश के भविष्य को लेकर चिंतित नागरिक के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लंबे समय से हम यह चेतावनी देते आ रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था और स्टॉक मार्केट के बीच का संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका है। न कोई ठोस निवेश हो रहा है, न मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उछाल दिख रहा है, न ही नौकरियों में इजाफा हो रहा है। लेकिन फिर भी मार्केट बिना किसी ठोस आधार के लगातार ऊपर जाता रहा। आखिर कब तक? अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, जबकि मध्यम वर्ग और गरीब की हालत पहले से बदतर हो चुकी है। क्या वाकई यह बुलबुला हमेशा के लिए बना रह सकता था? हवा में टिका यह बाजार कब तक चलता? और अब जब यह गिर रहा है तो इसकी गूंज हर निवेशक के कानों में गूंज रही है। जो लोग बाजार की चकाचौंध में फंसकर बिना सोचे समझे दौड़ते रहे, आज सिर पकड़कर बैठे हैं। अब यह हालात इतनी बुरी हो गई है कि सरकार आंकड़ों को कितना भी छुपाने की कोशिश करे, लेकिन बाजार के नंबर सच को उजागर करने से पीछे नहीं हटेंगे। पिछले 3 सालों में ऑप्शन ट्रेडिंग के जाल में फंसकर लाखों रिटेल इन्वेस्टर्स ने करीब 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान झेला है। लेकिन ये सिर्फ वे लोग नहीं हैं जो बिना जानकारी के ट्रेडिंग कर रहे थे, बल्कि जो लोग सावधानी से निवेश कर रहे थे वे भी इस तबाही की चपेट में आ चुके हैं। निफ्टी 500 के कई स्टॉक्स पिछले 1 साल में 30% से 70% तक गिर चुके हैं। हर तीसरा स्टॉक अपने कोविड-19 के पहले के स्तरों पर वापस आ चुका है। बाजार में फायर सेल चल रही है, यानी स्टॉक्स डिस्काउंट पर मिल रहे हैं। लेकिन विडंबना यह है कि निवेश करने के लिए लोगों के पास पैसा ही नहीं है। क्या यह महज एक करेक्शन है या एक गहरे आर्थिक संकट की शुरुआत? यह सवाल आज हर निवेशक के दिमाग में घूम रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर्स FII 2025 में अब तक 1 लाख करोड़ रुपए निकाल चुके हैं और यह पैसा जल्द लौटता नहीं दिख रहा। इतिहास में पहली बार हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC और एशियन पेंट्स जैसे मजबूत और स्थिर माने जाने वाले स्टॉक्स भी 20% से अधिक गिर चुके हैं। यह किसी भी अनुभवी निवेशक के लिए एक चेतावनी की घंटी से कम नहीं है। अगर रोजमर्रा के उपभोक्ता उत्पादों की कंपनियां भी इस गिरावट से नहीं बच पा रही हैं, तो इसका सीधा अर्थ है कि देश की जनता की क्रय शक्ति यानी खर्च करने की क्षमता बुरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। और यह सिर्फ एक स्टॉक मार्केट क्रैश नहीं है, बल्कि आर्थिक मंदी के संकेत हैं। तो अब सवाल उठता है, भारत जो कभी दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ बाजार था, अचानक निवेशकों के लिए सबसे कम आकर्षक बाजारों में से एक कैसे बन गया? क्या यह सिर्फ वैश्विक परिस्थितियों का असर है या हमारी आर्थिक नीतियों की विफलता? और सबसे अहम सवाल, अब आगे क्या होगा? यही सवालों के जवाब हम आज तलाशेंगे, ताकि आप इस अनिश्चित माहौल में अपने निवेश को सुरक्षित रख सकें और सही निर्णय ले सकें। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार हालात कुछ अलग हैं। निफ्टी FMCG इंडेक्स में भारी गिरावट देखने को मिली है, जो यह दर्शाता है कि देश में लोगों की क्रय शक्ति घट रही है। नेस्ले के CEO ने पहले ही इस पर चिंता जताई थी कि लोग बिस्किट जैसी बुनियादी चीजें खरीदने में भी सक्षम नहीं हैं। 1.4 अरब की आबादी में से केवल 10% के पास ही डिस्क्रिशनरी खर्च की क्षमता है, जिससे अर्थव्यवस्था का विस्तार नहीं हो रहा, बल्कि असमानता बढ़ रही है। बाजार पूंजीकरण में भारी गिरावट आई है। 520 अरब डॉलर मूल्य का नुकसान हो चुका है, जो मलेशिया, नॉर्वे, फिलीपींस और वियतनाम की GDP से अधिक है। अंतर्राष्ट्रीय निवेशक भारत से पैसा निकालकर जापान और चीन जैसे बाजारों में निवेश कर रहे हैं, जिससे भारत का मार्केट कैप अक्टूबर 2024 से अब तक $1 ट्रिलियन घट चुका है, जबकि चीन का $2 ट्रिलियन बढ़ा है। भारत एक तरफ चीन के बहिष्कार की बात करता है, लेकिन रिकॉर्ड स्तर पर चीनी वस्तुओं का आयात कर रहा है, जो वित्त वर्ष 2024 से 25 में $101 बिलियन तक पहुंच गया, जबकि चीन को भारतीय निर्यात घटकर मात्र $11.5 बिलियन रह गया है। इसके अलावा वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और अमेरिकी नीतियों, जैसे कि ट्रंप के प्रतिशोधात्मक टैरिफ, ने भी बाजार में अस्थिरता बढ़ा दी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई मुद्दे उभर रहे हैं, जैसे कि अमेरिकी बैंक अब अपना सोना लंदन से न्यूयॉर्क वापस मंगवा रहे हैं, जिससे वैश्विक व्यापार युद्ध तेज हो रही है। निवेशक अपनी पूंजी इक्विटी से निकालकर सोने में लगा रहे हैं, क्योंकि सोने में अधिक मुनाफा दिख रहा है। कि अगर हम अपनी कंपनियों की तिमाही आय देखें तो वे निराशाजनक हैं और अपेक्षित परिणाम नहीं दे रही हैं। इसके अलावा हमारे स्टॉक्स की वैल्यूएशन इतनी अधिक हो गई है कि अब कोई उन्हें खरीदने को तैयार नहीं है। सरकार ने यूनियन बजट में पूंजीगत व्यय को लगभग अपरिवर्तित रखा है, जिससे कंपनियों की वृद्धि भी बाधित होगी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय
एनएसओ के पहले उन्नत अनुमान भी अर्थव्यवस्था की नाजुक स्थिति को दर्शा रहे हैं। स्टॉक मार्केट क्रैश से नए निवेशक हताश हो रहे हैं और व्यवस्थित निवेश योजनाओं एसआईपी पर भी असर पड़ा है, जिससे एसआईपी स्टॉपेज रेशियो 109% तक पहुंच गया है। दिसंबर और जनवरी में कुल एसआईपी राशि में मामूली गिरावट आई, फिर भी अधिकांश युवा भारतीय स्टॉक मार्केट को अपनी प्राथमिक निवेश पसंद मानते हैं। हालांकि वायदा और विकल्प एफएनओ में निवेश एक लत बन चुका है, जिसमें पिछले 3 वर्षों में 1 करोड़ ट्रेडर्स ने लगभग 2 लाख करोड़ रुपये गंवा दिए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के अनुसार केवल 7% निवेशक ही इसमें लाभ कमा पा रहे हैं। इसलिए निवेश सोच समझकर और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से करना चाहिए, न कि सोशल मीडिया पर दिखाए जाने वाले सपनों के आधार पर। अर्थव्यवस्था की स्थिति रुपये की गिरती कीमत में भी दिखाई दे रही है, जो अब डॉलर के मुकाबले 87 तक पहुंच गया है और 2025 में यह एशिया की सबसे कमजोर मुद्रा बन चुका है। इस गिरावट का कारण व्यापार शुल्क अनिश्चितता और पूंजी प्रवाह का देश से बाहर जाना है। जब विदेशी निवेशक भारतीय बाजार में पैसा नहीं लगाते तो रुपये की मांग घट जाती है और वह कमजोर होता है। वहीं डॉलर बॉन्ड्स में अधिक रिटर्न मिलने से अमेरिकी निवेशकों को जोखिम लेने की आवश्यकता नहीं रह जाती, जिससे डॉलर और मजबूत हो रहा है। इसके अलावा तेल की कीमतों में अस्थिरता का भी असर पड़ रहा है, क्योंकि भारत को भारी मात्रा में कच्चे तेल का आयात करना पड़ता है। रूस यूक्रेन युद्ध, मध्य पूर्व संकट और रेड सी शिपिंग समस्याओं के कारण तेल की आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिससे महंगाई बढ़ी है। जब भारत का आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाता है तो रुपये का मूल्य और गिरता है। महंगे कच्चे माल और अन्य वस्तुओं के कारण कंपनियों को उत्पादन लागत बढ़ानी पड़ती है, जिससे महंगाई और बढ़ती है। भारत का बाहरी कर्ज भी बढ़कर जून 2024 तक $682 बिलियन हो चुका है, जिससे कर्ज चुकाने की लागत भी बढ़ रही है। डॉलर की मजबूती से भारतीय छात्रों और कारोबारियों पर भी सीधा असर पड़ता है, क्योंकि विदेशी शिक्षा और व्यापार अधिक महंगे हो जाते हैं। हालांकि कुछ लोग दावा करते हैं कि रुपये की कमजोरी से निर्यातकों को लाभ होगा, लेकिन भारत अपनी अधिकांश उत्पादन सामग्री आयात करता है, जिससे कुल लाभ कम हो जाता है। आरबीआई ने रुपये को बचाने के लिए $80 बिलियन तक के विदेशी मुद्रा भंडार खर्च किए, लेकिन रुपये की गिरावट नहीं रोकी जा सकी। अब यह कहा जा रहा है कि आरबीआई जानबूझकर रुपये को गिरने दे रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि सरकार के पास इसे बचाने के लिए सीमित विकल्प बचे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि रुपया पहले से ही अधिक मूल्यांकन पर था और इसका रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट RER दर्शाता है कि इसमें और गिरावट हो सकती है, जिससे यह 90 या 95 तक भी जा सकता है। इन समस्याओं का समाधान आसान नहीं है, लेकिन पहले यह स्वीकार करना होगा कि मेक इन इंडिया एक शानदार योजना होने के बावजूद पूरी तरह विफल हो चुका है और अब हमें सच्ची निवेश नीतियों के साथ इसे पुनः शुरू करना होगा। भारत में निवेशकों का विश्वास बहाल करने के लिए झूठे निवेश सम्मेलनों के बजाय ठोस आर्थिक सुधारों की आवश्यकता है। जब अमेरिका खुले तौर पर चीन को मुख्य आर्थिक प्रतिद्वंद्वी मानकर उससे लड़ने के लिए नीतियां बना सकता है, तो भारत को भी चीनी आयात पर निर्भरता कम करने और वास्तविक औद्योगिक विकास की दिशा में काम करना होगा। हमें अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। चीन हमारे बाजार में हर तरफ घुसपैठ कर रहा है, चाहे वह लवान हो, ड्राइंग रूम हो या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इसे रोकने के लिए हमें एक व्यापक और एकजुट रणनीति अपनानी होगी। सभी राजनीतिक दलों को एक साथ लाकर इसे एक सर्वदलीय मुद्दा बनाया जाए और आर्थिक आपातकाल जैसी स्थिति घोषित कर युद्ध स्तर पर प्रयास किए जाएं, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर आ सके। जरूरी है कि बनाई गई नीतियों पर राजनीतिक अस्थिरता का असर न पड़े, जिससे निवेशक भारत में भरोसे के साथ निवेश कर सकें और नीतियों में बार बार बदलाव या कानूनी बाधाएं उनका विश्वास न तोड़ें। एक सर्वसम्मत निर्णय होना चाहिए कि देश में धर्म, जाति, हिंसा की राजनीति और प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला नहीं होगा, क्योंकि अगर किसी को तानाशाही देखनी ही है तो चीन उनके लिए पहले से मौजूद है। भारत को लोकतंत्र का एक सशक्त विकल्प बनना होगा। खुला समाज, प्रगतिशील नीतियां और आर्थिक सुधारों के जरिए हमें यह दिखाना होगा कि हम चीन की तरह मजबूत मैन्युफैक्चरिंग और सेवा उद्योग विकसित कर सकते हैं। इसके लिए हमें नवाचार और रिसर्च में निवेश करना होगा। केवल नकल और सस्ते जुगाड़ के सहारे अब आगे नहीं बढ़ा जा सकता। समस्याएं स्पष्ट दिख रही हैं। अब भी अगर हम नहीं चेते तो नुकसान हमारा ही होगा।